Hello students, good evening to one and all. So I welcome you all to today's session, and today we'll be discussing the last aspects of electrochemistry. Our electrochemistry की last class होगी. So I can see Malini and others. Have good evening Malini, how are you? सब कैसे हैं? Okay, quickly tell me आप लोग को मेरी voice and screen दोनों clearly आ रही है? Just confirm in chat box yes. Okay, perfect. गुड इवनिंग एंड यस सो गाइस, जैसे हम सभी को पता है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी वी हैव बीन डिस्कसिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टिल नाउ. सो थोड़ा सा बचा है कोरोशन, फ्यूल सेल्स, बैटरीज एंड ये सब, तो विल डिस्कस दैट टुडे. ठीक है, दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर एंड फ्रॉम टुमारो विल वर्क ऑन अदर न्यू चैप्टर्स दिस ब्लॉक एंड थोड़ा we'll finish complete the inorganic and physical parts in the coming sessions. Okay, so don't have to worry. And I hope आप लोग की प्रिपरेशन जारी है. कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? आप लोग खुद से एमसीक्यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो? सो गाइस, मेक श्योर आप जब भी एमसीक्यूज कर रहे हो, जिस भी चैप्टर का भी चल रहा है उसका एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो, जो भी रेफरेंस बुक्स है. और वीकेंड में आप या जब भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग हमेशा हमसे पूछ सकते हो. ठीक है, नॉट ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बट बाकी बायोलॉजी, बॉटनी, सब चीज के बारे में. ठीक है, तो यस आई एम वेरी गुड मालिनी, थैंक यू. तो यस, जैसे हम लोग, तो लेट अस स्टार्ट नाउ, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. ठीक है, तो गाइस अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या देखा, एक बार उसको रिकैप कर लो क्विकली. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट 5 to 6 सेशंस. ये लास्ट फाइनल सेशन है, 6th सेशन. तो उस पे नोटिस करते हैं. देखो, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें हमने अभी तक बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन. नो, लेट अस मेक दिस एज केमिकल एनर्जी, नॉट केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों का रिवर्स. केमिकल एनर्जी से, ठीक है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन से जिससे होती है एनर्जी. ठीक है, इस रिएक्शन से अगर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल सेल. करेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दूसरा इसी सब्सटेंस का उल्टा, रिवर्स, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली पार्ट पे हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मल्टीपल एस्पेक्ट्स. जैसे आपका गैल्वेनिक सेल हो गया. ठीक है, गैल्वेनिक सेल, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, फिर डिफरेंट नर्नेस्ट इक्वेशन. नर्नेस्ट इक्वेशन पे प्रॉब्लम्स करो आप, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहो नर्नेस्ट इक्वेशन पे. पक्का 1-2 क्वेश्चन आते ही है नर्नेस्ट इक्वेशन पे. ठीक है, फिर उसके बाद नर्नेस्ट इक्वेशन हो गया, फिर आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये सारी पॉइंट्स इसकी पार्ट रिलेटेड है. तो इलेक्ट्रोलाइसिस का भी हमने बेसिक सा इंट्रो दिया था, हमने भी डिस्कस्ड ऑलरेडी बेसिक सा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस, what we discussed in electrolysis. electrolysis मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी आपने 2 इलेक्ट्रोड लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंटेनर है. ठीक है,
इस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी से कनेक्ट किया है, इसके इलेक्ट्रोड को भी आपने बैटरी से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे आपका जो एलिमेंट्स है वहां के डिपॉजिट होंगे, लिबरेट होंगे, ठीक है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो दिस इज व्हाट यू आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। पर मतलब अभी देखो, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर ही दो अलग नए कॉन्सेप्ट है। एक है फैराडेस लॉ, फैराडे लॉ, ठीक है। इसके दो लॉस होते हैं, टू लॉस होते हैं। सबसे पहला लॉ, जितना करंट तुम पास कर रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिटेड होती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली फैराडेस लॉ की बात करते हैं अगर हम लोग, सबसे पहला लॉ होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance deposited or liberated at cathode, cathode पे हमेशा रिडक्शन होता है, it is directly proportional to quantity of electricity passed through it, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए पास है, नॉट करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी करंट अगर आप लोग को ये टर्म्स जो है ना, कुलूम हो गया है ना, ये सारी चीजें अगर आपको थोड़ा डिफरेंस मतलब थोड़ा डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने ध्यान से पढ़ा हो, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस कुलूम, जैसे 2c 2c है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अगर अभी आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करते हो तो आपको दिख जाता है वहां पे, करेक्ट। तो सेम वही बात है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ करंट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ करंट यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड देयर, ठीक है। तो यानी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट होता है उसको अगर क्यू मानते हो तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस यानी क्वांटिटी ऑफ दैट चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना चार्ज है, मतलब उसका उसका फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब आई क्या है यहाँ पे, ये है आपका करंट, टी जो है ना आपका टाइम, ठीक है, ये है टाइम। तो आप सीधी बात है, तो W is directly proportional to Q, W is directly proportional to I into T, that is nothing but Z into I into T। अब ये Z क्या है सर, Z यहाँ पे जो है ये है आपकी क्या बोलते हैं इसकी, कुलुम्स कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी फैराडेस लॉ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है फैराडेस का, ठीक है, फैराडेस का फर्स्ट लॉ ये बोलता है आपको, just give me a second, let us change the background। यस, सो व्हेनेवर अगर आप फैराडेस लॉस की बात करते हो, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। So W is equals to Z into Q, that is nothing but Z into I into T, ठीक है। तो यहाँ पे Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है या उसके कांस्टेंट बोले जाते हैं, ठीक है, उसका कांस्टेंट हो गया। तो मान लो करंट जो है आपने जो पास करी है वो 1 एम्पियर की करंट है, 1 सेकंड है, 1 सेकंड में देखो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब एक्चुअली क्या होता है, कितने टाइम में कितना करंट, ठीक है, कितने टाइम में कितना करंट, वो होती है आपकी क्वांटिटी। आप इसको ऐसे समझ लो, सिंपल आप फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, W इज इक्वल टू जेड आई टी, W इज इक्वल टू क्यू जेड, ठीक है। अब आपकी मतलब अगर आपने करंट 1 कुलूम पास किया, आपकी क्वांटिटी ऑफ करंट जो है वहां पे 1 कुलूम है, यानी टाइम भी 1 है, और आपने इलेक्ट्रिसिटी जो जितना करंट वोल्ट वगैरह पास किया वो भी 1 एम्पियर करंट है, और 1 कुलूम वहां पे पहुंच रहा है। तो तब जाके W इज इक्वल टू जेड इक्वल होगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का अगर डेफिनेशन आप डिफाइन करोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट कैथोड बाई पासिंग 1A करंट फॉर 1, मतलब मैं 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए जब मैं पास करता हूं, उस टाइम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वहां पे बनता है कैथोड पे, वो है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया आपका फैराडेज का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ पे ध्यान देते हैं। सेकंड लॉ बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट वेट्स पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट्स का पढ़ना है, क्या है, कहाँ मिलेगा, तो आपको स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, नॉर्मैलिटी, उस जगह पे जाके अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वहां पे हमने किया हुआ है इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, तो वहां से आप लोग उसको समझ सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल। सो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे? इट व्हाट डज इट से? व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है, ये चलो मान लेते हैं मैंने लिया है NaCl, फिर बगल मैंने लिया है CuSO4, फिर इधर मैं लेता हूं सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, सोडियम टू सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, तीनों क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, और सबके थ्रू मैंने 2 एम्पियर करंट, इधर भी 2 एम्पियर करंट, इधर भी 2 एम्पियर करंट। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव एक नेगेटिव मैंने ऐसे समझने के लिए बनाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कैथोड एनोड समझ लो इसको, मतलब वही है। ठीक है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये है ऐसा। तो जब पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो अमाउंट, अब भाई यहां पर भी अमाउंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा कैथोड पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ ना होगा, यहाँ पर भी रिएक्शन होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो ये जो जितने भी अमाउंट हो रहे हैं ना, तो उनकी वेट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी इक्विवेलेंट वेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो सोडियम है, सोडियम डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे भी सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। तो ये जो सोडियम अगर मान लो x ग्राम्स यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, वो है होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट मतलब बेसिकली किसी भी रिएक्शंस में वो कितने पार्ट से हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस करता है, रिडक्शन करता है। आप मोर डिटेयली इक्विवेलेंट वेट्स के ऊपर पूरा लेक्चर है वहां पे, अगर आप वो देख सकते हो तो आप उसको रिवाइज करोगे तो ये समझ आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो अमाउंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट्स का। तो यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, ये भी बोल सकते हो। क्लियर? So this is Faraday's second law. Faraday's second law क्या? Mass is deposited, whatever mass is deposited or liberated at electrode, that is directly proportional to their equivalent weight. Clear? Equivalent weight. Next, guys, Faraday's laws clear है? Any questions in Faraday's law? Faraday's laws पे आप problems करो. We'll try to arrange a session for upcoming days में हम लोग पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे प्रॉब्लम्स एक बार करने का एक सेशन करते हैं। ठीक है, तब सारी न्यूमेरिकल्स आपको मॉडल समझ में आएंगे, बट अभी के लिए आप इतना फैराडेज को समझो और इसके ऊपर आज न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आ जाएगा। ट्राई टू, सो दैट आप अपना ब्रेन यूज करके आप खुद कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वो सोच सकते हो। ठीक है, अब भाई आती है बारी बैटरीज की। बैटरीज मतलब, okay, let us go, before going to batteries we'll have to discuss another important thing, fuel cells. ठीक है, फ्यूल सेल्स। सो बेसिकली बेटा एक्चुअली फ्यूल सेल्स क्या होती है ना, जैसे आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, क्या होता है गैल्वेनिक सेल में? केमिकल एनर्जी जो होती है उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। हर एक अलग हाफ सेल्स होते हैं गैल्वेनिक सेल में, है ना, तो जिसकी वजह से आपकी जो वोल्टेज वगैरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यानी केमिकल एनर्जी जो है वो जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, मतलब कैसे, विच इट इज यूज द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये देखो, हाइड्रोजन हो गया H2CH4, है ना, जैसे ये देखो H2 हाइड्रोजन गैस हो गया, CH4 हो गया, CH3OH हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का अगर तुम कंबशन करके जो रिएक्शन होती है
ठीक है। इनके रिएक्शंस की वजह से अगर कुछ इलेक्ट्रो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको यूज करते हो, तो वो हुए आपकी फ्यूल सेल्स। सो बेसिकली फ्यूल सेल्स में क्या होता है ना, फ्यूल सेल एक सेल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, उसके वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, ये इन्वर्टर का एग्जांपल आप समझ सकते हो, ठीक है। इन्वर्टर आप जानते हो, तो इन्वर्टर में आप थोड़ा मिला सकते हो कि वो एक टाइप ऑफ फ्यूल सेल है, ठीक है। तो फ्यूल सेल्स का प्रॉब्लम मतलब मेन फीचर क्या है ना, ये पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। हाई एफिशिएंसी होती है इनकी, अच्छे अच्छे के अच्छे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, फिर पोल्यूशन फ्री भी होते हैं ये, ठीक है। दूसरा, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं फ्यूल सेल्स, और ऑलमोस्ट उन जिसकी एफिशिएंसी होती है अप्रोक्सीमेटली 70%। जहां पे आप थर्मल प्लांट्स, जो नॉर्मल बाहर इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, जो थर्मल प्लांट्स होती हैं, वहां से जो करंट आता है वो 40% तक आता है, ठीक है। आप खुद देखो, जब आपके घर में अगर जब आपकी इन्वर्टर जो होती है, ठीक है, इन्वर्टर करता क्या है, वो एनर्जी करंट सप्लाई करता है ना कुछ सब चीजों को। इन्वर्टर घर पे अगर आपने इन्वर्टर लगाया हो तो आप पता चलेगा कि जब आपकी करंट चली जाती है तो आपको ये जो है इन्वर्टर के थ्रू करंट आती है, तो इन्वर्टर में डलता क्या है, डिस्टिल वाटर, ये सब उसकी फ्यूल्स होती हैं, आई मीन लिक्विड होती है। तो आप इन्वर्टर को खोलोगे ना, जब आप इन्वर्टर खोलते हो तो वहां पे बहुत सारे ऐसे 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 रॉड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेसिकली, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनको खोल के ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी रॉड जैसे होती है, उसको खोल के आप यहाँ पे बेसिकली आप अपना फ्यूल डालते हो। बेसिकली इन्वर्टर में डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है, ठीक है, तो वो होती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, नॉट ओनली डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो सब उसके थ्रू फ्यूल सेल होती है। ये हो गया बेसिक सा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल, इसमें रिएक्शंस क्या होते हैं। तो जब आप बोर्ड एग्जाम, अगर कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो लोग ध्यान से सुने, इस वाले से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शंस थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। So first of all, hydrogen oxygen fuel cell. What is hydrogen and oxygen fuel cell, guys? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स जो होती है, सबसे पहली बात ये गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। ये एक गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मतलब दो हाफ सेल्स, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन हाफ सेल्स, दो अलग अलग हाफ सेल होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड्स लिए हैं उन्होंने, कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड्स लिए, पोरस ग्राफाइट इम्प्रेग्नेटेड विथ प्लैटिनम कैटलिस्ट, प्लैटिनम सिल्वर और मेटल ऑक्साइड कैटलिस्ट। अब गाइस यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, हम लोग यहाँ पे कौन से सेल ले रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला हाफ सेल, ये हो गया आपका दूसरा हाफ सेल। यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहां पर भी है आपका इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। यहां पे क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, करेक्ट। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, अगर अगर पेस्ट प्लस HCl, है ना, NaOH, KCl, है ना, ऐसे टाइप के NH4 NO3, ऐसे सॉल्ट, ये वाले सब्सटेंसेस रहते थे। तो अब वहां पे हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा, देखो अभी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कौन से ले रहे हैं, पोरस ग्राफाइट, यानी आपकी जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड होगी वो पोरस होती है, पर पोरस मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे होल्स टाइप, ठीक है, होल्स टाइप पोरस इलेक्ट्रोड है ये, जिसके ऊपर उन्होंने प्लैटिनम का कोटिंग, यानी प्लैटिनम का कैटलिस्ट, या फिर सिल्वर का कैटलिस्ट, या फिर मेटल ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जो भी ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स की ये सारी कैटलिस्ट विथ ग्राफाइट, बेसिक ग्राफाइट ये भी है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं सिल्वर की कैटलिस्ट ले रहा हूं, यहाँ पे सिल्वर है और यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। तो अगर अगर ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज में HCl होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे वहां पे हमने बोला था
जब आप यहाँ पे अगर सिल्वर अगर आप Ag यानी अर्जेंटाइन यानी सिल्वर को कंसिडर करते हो तो सॉल्ट में HCl नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर प्लैटिनम मेटल ऑक्साइड है तो बाकी कोई भी सब्सटेंस HCl भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अब जब आपसे हमें पता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो ऑक्सीडेशन एक जगह और ये है खूब जगह। तो इलेक्ट्रोड कौन सा लिया इन्होंने, KOH या NaOH का इलेक्ट्रोड एक्वा सॉल्यूशन लिया है इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये बेसिक्स है, सभी को पता है। अब ऑक्सीडेशन किस चीज का हो रहा है वो देखो। H2 जो है OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, बेसिकली आपने यहाँ पे हाइड्रोजन कैटलिस्ट लिया है। ठीक है, ये आपकी हाइड्रोजन कैट इलेक्ट्रोड है, मतलब आई मीन यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड KOH या फिर NaOH होगा। लेट अस कंसीडर KOH है, तो KOH में K प्लस और OH माइनस है। तो ये OH माइनस जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा लिक्विड, और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा बाहर, क्योंकि ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यही 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे जगह पे कैथोड में पानी, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन वाली गैस, ये लेकर, ठीक है, ऑक्सीजन उसको लेकर 4OH माइनस आयंस बनाते हैं। ठीक है, अब इस चीज को नेट रिएक्शन मतलब इसको और इसको ऐड कर दो। 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 4OH माइनस 4OH माइनस, और 2H2O इधर, 4 में से चलो इसको काट दिया तो बचा 2। तो आपका नेट रिएक्शन क्या बचा, 2H2O2 और इधर 2H2O। क्लियर। जब भी देखो गाइस, यहाँ पे होता क्या है ना, जब आप गैल्वेनिक सेल का रिएक्शंस लिखते हो तो आप पहले क्या करते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने, लेट अस कंसिडर कि ऑक्सीडेशन वाले जगह पे यानी एनोड वाले जगह पे एक रिएक्शन हो रही है, X गिविंग रेज टू X माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कैथोड में जहां पे हमेशा रिडक्शन होता है वहां पे क्या हो रहा है, Y प्लस इलेक्ट्रॉन्स, Y माइनस। ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा, यस, Y माइनस बिकमिंग Y। क्लियर, बिकमिंग Y। सो अब यहां पे जो बात है मेन, अगर मैं इन रिएक्शंस को मेरे को चाहिए ऐड करूं मैं। ठीक है, अगर मैं ऐड करूं, अगर आपको और अच्छा एग्जांपल लेना है तो आप एक काम करते हैं। ठीक है, जिंक जो है ना, Zn, जिंक क्या बनाता, जिंक बनाता Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। ये कहां पे हुआ था, ये एनोड हुआ था ऑक्सीडेशन में। अब कॉपर क्या किया था, कॉपर प्लस टू जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर बना। ठीक है, कॉपर बना। तो अब इस पूरे चीज को अगर मैं ऐड करना चाहूं तो नेट रिएक्शन क्या होगा, अगर मैं इस चीज को नेट रिएक्शन करूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर बचा कॉपर प्लस 2 को कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, तो Zn प्लस Cu प्लस 2 गिविंग मी Zn प्लस 2 प्लस Cu। दिस इज द नेट रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द नेट रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अगर सिंपल रिएक्शन करना है तो इसी तरह इस रिएक्शन को देखो। ठीक है, 2H2 प्लस 4OH माइनस गिविंग मी 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इन दोनों का नेट रिएक्शन मतलब दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो आप, O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग मी 4OH माइनस। अब इनको ऐड कर दो। ठीक है, अब जो सेम है LHS और RHS सेम है, ऊपर नीचे उसको कट कैंसिल हो जाएगा, 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बचा 2H2 प्लस O2। अब 2H2O यहाँ पे 2 वाटर है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल नेट में 4 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि अलग अलग साइड पे माइनस कर दोगे तो 2H2O बन जाएगा, बैलेंस हो गया, नेट रिएक्शन आ गया। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब हर एक फ्यूल सेल की अपनी अपनी जो है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF वैल्यू होती है। तो इसी तरह अगर हाइड्रोजन वाली फ्यूल सेल की बात करें 1 वोल्ट, जैसे कॉपर और जिंक का गैल्वेनिक सेल था। ठीक है, उसमें था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसमें 1 वोल्ट है। ठीक है,
तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल बात करना चाहे तो ईटा इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। इसी को हम माइनस एन एफ ई सेल भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी बेसिकली, क्योंकि हमने ये पिछले क्लास में पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये पिछले क्लास में ये फॉर्मूला है, तो कल के क्लास के नोट्स आप रेफर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो गाइस दिस इज व्हाट फ्यूल सेल इज। फ्यूल सेल्स मतलब बेसिक, फ्यूल सेल्स किस चीज पे वर्क करते हैं? फ्यूल सेल्स वर्क ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी गैल्वेनिक सेल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस पे काम करते हैं फ्यूल सेल। बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। उसकी नेट वोल्ट 1 वोल्टेज की वो मतलब वो ये आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है बैटरीज की, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। आखिर बैटरीज होती क्या है, ठीक है। बैटरीज यानी आप खुद सोचो, ठीक है। बैटरीज दीज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच में हैव वन और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। For a good battery, it should be reasonably light, compact, and its voltage should not vary appreciably during its use. For example, आप घर में रिमोट चलाते हो, एसी का रिमोट हो गया, इधर उधर का रिमोट हो गया, कोई बल्ब का रिमोट हो गया, है ना, ये सब चीज करते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक बल्ब कनेक्टेड है। यहाँ पे आपकी स्विच है और यहाँ पे आपकी बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी लगाई है अपन ने, ठीक है। तो जब मैंने स्विच ऑन किया तो करंट पास हुआ, ठीक है। स्विच ऑन छोड़ दिया, अब बैटरी जो है करंट, आप बैटरी मतलब ऑलरेडी उसमें एक इलेक्ट्रोड रॉड होती है और वहां पे एक सिलेंडर होता है बैटरी का। बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हो गया, एक एंड आपका प्लस होता है, एक एंड माइनस होता है, और बीच में यहाँ पे एक ऐसा कुछ होता है, ये क्या आती है, बीच में एक इलेक्ट्रोड रॉड होती है। अगर आप बैटरी को कभी खोल के देखोगे तो ऐसा दिखेगा उसमें, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये बैटरी अगर कोई अच्छी बैटरी है तो वो रिमोट में डालने वाली, वो चाहे पेंसिल वाली बैटरी हो यानी डबल ए ट्रिपल ए जो भी वाली बैटरीज हो, तो बेसिकली उसकी फीचर्स क्या होते हैं, ये ना, इट शुड बी वेरी रीजनेबली लाइट, बहुत लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। और उसकी वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, यानी थोड़े टाइम बाद, अभी चलो अच्छा से करंट पास हो रहा है, बल्ब बहुत बहुत ही ग्लो कर रहा है बल्ब आपका, थोड़े टाइम बाद, 1 घंटे बाद वो ग्लो नहीं कर रहा, फिर थोड़े टाइम बाद बल्ब फिर से अच्छे से ग्लो कर रहा है, फिर उसके बाद फिर ग्लो नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट ए गुड बैटरी, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा ना फ्यूल सेल, जो कि फ्यूल सेल्स किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले पे, है ना। उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल वाला कॉन्सेप्ट है। बैटरीज जो है इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करते हैं, ठीक है। तो इनका उल्टा फंडा चलता है। तो इसी तरह बैटरीज में ना दो टाइप होती हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज यानी वो सेल्स जो आपकी फोन में लगती हैं, फोन इन द सेंस आपकी जो एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट हो गया, और आपका कोई सा भी सेल्स जो नॉर्मल घर पे यूज करते हो, अलार्म क्लॉक्स में लगता है, ये ना, ये सारी सेल्स, ये सारी होती हैं प्राइमरी बैटरीज। यानी एक बार आपने सेल लगाया, आपने रिमोट लिया, रिमोट खराब हो गया, आपने नया सेल लगाया, फिर जब उस सेल खत्म हो जाता है आप उसको फेंक देते हो, उसको बाद में यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके बाद आप नया सेल लगाते हो। तो ये टाइप के होते हैं, ये सारी प्राइमरी होती हैं। अब वो होती हैं कुछ जगह पे रिचार्जेबल सेल्स, यानी अगर आप बचपन, अगर कुछ आजकल के नए नए खिलौने आए हैं, जो रिमोट कंट्रोल वाली कार होती है ना, जो टॉयज में रिमोट कंट्रोल वाली कार, तो उसमें ना रिचार्जेबल बैटरीज आती है। तो वो क्या करते हैं, रिमोट कंट्रोल वाले कार या फिर हेलीकॉप्टर, ये सब में ना रिचार्जेबल सेल्स डालती हैं, कुछ सेल्स होती हैं। तो पहले उस सेल को वो लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। कार में आपने बैटरी लगाई, जैसे रिमोट में आपने सेल लगाते, सेम उसी तरह उस कार में भी आप सेल लगाते हो। उसके बाद जैसे चार्ज, उस कार को चार्ज करते हो, आपकी बैटरी चार्ज होती है, फिर थोड़ी देर बाद कार रुक जाती है, बैटरी खत्म हो गई, फिर से उसको चार्ज करते हो, फिर आपका चलता रहता है। तो यानी बैटरीज को आप रीयूज कर सकते हो। तो वो उस टाइप की सारी हो गई आपकी सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज यानी अलग, सेकेंडरी बैटरीज उस तरह की। तो प्राइमरी बैटरीज में पहले देख लेते हैं कौन कौन से टाइप हैं। पहला है आपका ड्राई सेल और लेक-लैंचे सेल, लेक-लैंचे सेल। दूसरा मेर्क्यूरी सेल, पहला सेल ड्राई सेल, दूसरा मेर्क्यूरी सेल, ये दोनों प्राइमरी बैटरीज की एग्जांपल्स हैं। तो हम लोग एक एक सेल की बात करते हैं। गाइस, अभी तक एनी क्वेश्चंस और शैल वी गो अहेड?
क्लियर, ओके। सो गाइस नाउ अभी ड्राई सेल की बात करते हैं। देखो ड्राई सेल में क्या होता है ना, बेसिकली आपने देखा होगा, तो ये हो गया आपकी सेल, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये ऐसा बैटरी होता है, ठीक है, ये एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक एनोड, या एनोड जो है ना आपकी जिंक कंटेनर होती है। तो ड्राई सेल यानी जो आपकी जो नॉर्मल घर पे आप यूज करते हो ना सेल, टीवी रिमोट में ये सब, वो सारी ड्राई सेल या लेक्लैंड सेल्स ही होती हैं, ठीक है। वो सारी ड्राई सेल्स या लेक्लैंड सेल्स ही होती हैं। तो आप ध्यान से देखो, जो बाहर उसकी जो कंटेनर होती है ना, ये हो गया आपका सेल, ठीक है, ये हो गया कंटेनर। ये जो बाहर आपका जो कंटेनर, जहां पे आप सेल में आपकी जो कंपनी का नाम क्या, ड्यूरासेल, लेवरेड है, ये सारी जो कंपनी आजकल मार्केट में चल रही है, वहां पे जो जहाँ पे नाम लिखा होता है ना, वो पूरा कंटेनर होता है, वो बना होता है जिंक का, ठीक है। वो बना होता है जिंक का। बाहर आपकी कंटेनर जिंक कंटेनर होती है, वो एनोड की तरह एक्ट करती है, ठीक है। अब कैथोड की तरह क्या एक्ट करेगी, ग्रेफाइट रॉड, यानी अंदर जो बेसिकली एक जो रॉड होती है ना, ये बेसिकली जो अंदर रॉड चलता है, एक प्लस ये माइनस, तो ये रॉड जो है ये ग्रेफाइट की बनी होती है, MnO2 पाउडर से कवर किए, और बीच में ये पूरा यहाँ पे हर जगह पे आपका MnO2 पाउडर रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट भी MnO2, इस ये बीच का जो ग्रेफाइट रॉड के साथ MnO2 होता है, ठीक है। फिर उसके साथ में ये जो स्पेस है, इस स्पेस में आपके पास अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है। सो गाइस जैसे हमने बताया, अभी देख हमने हमने एक पढ़ा था, फ्यूल सेल पढ़ा था ना। फ्यूल सेल कैसे काम करता था, एक हाफ सेल होती है ना, इस तरीके का कॉन्सेप्ट। बैटरीज हमने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक ही कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड होता है, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका बैटरी, मतलब ये बेसिक जनरल इलेक्ट्रोसिस, यानी एक ही कंटेनर, एक ही सेल में पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे अलग सेल, यहाँ पे अलग सेल, अलग हाफ हाफ, इसलिए हाफ सेल्स बोल रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ये हो गया, तो ये पूरा एक सेल हो गया आपका, पॉजिटिव बाहर, पॉजिटिव एनोड की तरह एक्ट करेगा आपका जो बाहर का जो है जिंक है बेसिकली, कि जो कंटेनर है, बीच में रॉड जो है कैथोड की तरह एक्ट करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये यहाँ पे इस ड्राई सेल की इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NH4Cl ZnCl2। तो भाई सबसे पहले कैथोड में रिएक्शन देख लेते हैं, यानी अंदर रॉड में क्या हो रहा है, ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 जो है, वो कैथोड में रिडक्शन होता है ना बेसिकली गाइस। तो पहले एनोड का रिएक्शन अगर आप देखो, तो बाहर जिंक कंटेनर है, वो Zn+2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं यहाँ पे, अब MnO2 हो गया। अब कैथोड में ग्रेफाइट रॉड इज सराउंडेड बाई MnO2 पाउडर, ये ग्रेफाइट रॉड, MnO2 पाउडर, ऐसे पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं, इन सारे पार्टिकल्स को यहाँ पे लगा दिया, इसको ग्रेफाइट रॉड के, ग्रेफाइट रॉड के चारों साइड ये पाउडर को लगा दिया। अब ये पाउडर बेसिकली रिएक्ट करता है, और ये हो गया, अगर आप मान लो ये आपकी कंटेनर है, यानी आपकी जिंक वाली जो एनोड है, ठीक है, बाहर वाली, यहाँ पे है आपका NH4Cl प्लस ZnCl2, ठीक है, ये सब है। अब ZnCl2 रिएक्ट नहीं करेगा, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा। तो अमोनियम क्लोराइड अगर NH4Cl की बात करें, तो इसमें NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो NH4 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और NH3 बन जाएगा, और मैग्नीशियम और रेड्यूस होकर Mn2O3 बन जाएगा विथ वाटर। ये आपका बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे एनोड में आपका जिंक जो है Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो बेसिकली कैथोड में रिडक्शन हुआ है, अमोनियम का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और MnO2 इज आल्सो बिकमिंग दैट, ठीक है। सो बेसिकली ड्राई सेल का रिएक्शन ये है, और इसके एसएल पोटेंशियल 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। तो बेसिकली आप जो भी मार्केट से लेकर सेल खरीद के लाते हो, तो उसकी जो वोल्टेज है ये 1.25 से लेकर 1.5 तक होती है, ठीक है। दूसरा है सेम मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में एनोड जो है ना, जिंक मर्क्यूरी का अमेलगम होता है। अमेलगम मतलब कोई भी मेटल प्लस Hg का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अमेलगम,
अगर मैं मेटल की जगह पे जिंक लूं तो जिंक मर्क्यूरी एमालगम, अगर यहाँ पे मैं आयरन लूं तो आयरन मर्क्यूरी एमालगम, अगर मैं कॉपर लूं तो कॉपर मर्क्यूरी एमालगम। एमालगम मतलब एक मेटल और मर्क्यूरी, मेटल प्लस मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एमालगम। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एनोड। पुराने ड्राई सेल में अगर आप ड्राई सेल की कंपैरिजन करते हो तो ड्राई सेल में एनोड क्या था? एनोड थी आपकी जिंक की कंटेनर। ठीक है, जिंक कंटेनर थी वहां पे। यहाँ पे देखो कैथोड में क्या है? पेस्ट ऑफ मेर्क्यूरी ऑक्साइड, मेर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन और HgO का पेस्ट है इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। तो कैथोड रिएक्शन एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिंक जो है ZnO से कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ उसका। OH माइनस भी वाटर में कन्वर्ट हो गया, एक्वस वाला पार्ट। और ये दो इलेक्ट्रॉन्स कौन ले रहा है यहाँ पे? यहाँ पे H2 और HgO ले रहा है। तो वाटर ये इलेक्ट्रॉन लेकर 2OH माइनस और HgO जो है रेड्यूस हो गया यहाँ पे। कैथोड में हमेशा रिडक्शन होती है, एनोड में ऑक्सीडेशन होती है। नेट रिएक्शन आप देखो, इस पूरे रिएक्शन को ऐड कर दो, Hg, ठीक है, पानी H2O कट जाएगा, लिक्विड सेम सेम, इसको भी कैंसिल हो जाएगा, 2OH माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेट रिएक्शन बच क्या रहा है? HgO जिंक गिविंग मी Zn ऑक्साइड और HgO। तो बेसिकली Zn प्लस HgO गिविंग मी ZnO प्लस Hg। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, reduced, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। और इसकी पोटेंशियल वैल्यू है 1.35 वोल्ट एंड कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द नेट रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन whose concentration can change in its lifetime। सो ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल में डिफरेंस देखो, ये 1.25 वोल्ट 1.35 वोल्ट। ठीक, दूसरा, अगर आप एनोड और कैथोड रिएक्शंस की बात करते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएगा। ठीक है, अब नेट रिएक्शन स्वयं यहाँ पे इसकी नेट, इस चीज की नेट रिएक्शन देखो, 2MnO2 plus 2NH4 plus zinc giving me Zn plus 2 plus Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O। ये नेट रिएक्शन है इसका, ड्राई एथोड और एनोड ड्राई सेल का नेट रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन में यहाँ पे आयन्स हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो सकती है, लेकिन अगर आप मर्क्यूरी सेल की बात करते हो तो मर्क्यूरी सेल में नेट रिएक्शन आप ध्यान से देखो, कोई आयन्स नहीं है इसमें, इसलिए 1.35 वोल्ट्स बहुत ही कांस्टेंट चलती हैं। तो मर्क्यूरी सेल इज बेटर ऑप्शन देन ड्राई सेल्स। दूसरी गाइस सेकेंडरी बैटरीज जो हमेशा रिचार्ज होकर यूज किया जा सकता है, जिसका एग्जांपल है लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम सेल्स, ये सारी। ठीक है, तो सबसे पहले लेड स्टोरेज की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल, व्हाट इज लेड स्टोरेज सेल? लेड स्टोरेज में अगेन एनोड कैथोड, एनोड में स्पॉन्जी लेड लिया, कैथोड में उसने एक लेड का ग्रिड लिया है पैक्ड विथ PbO2। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 38% बाय मास। उन्होंने 38% बाय मास यानी 38 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स H2SO4, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी 38 ग्राम्स आपकी सल्फ्यूरिक एसिड होती है तो 100 ग्राम्स आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये हो गया वो वेट बाय वेट परसेंट। तो ऐसे 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 100 मतलब 38% सल्फ्यूरिक H2SO4 मतलब 100 ग्राम्स के सॉल्वेंट में अब 38 ग्राम्स आप सोल्यूट ले रहे हो। सोल्यूट क्या है? H2SO4। ठीक है, अब एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन देखो। एनोड रिएक्शन में PbS लेड जो है ऑक्सीडाइज होके लेड सल्फेट बना दिया, लेड यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, अब कैथोड में क्या होना है? रिडक्शन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। ठीक है, कैथोड क्या है आपका? कैथोड इज लेड पैक्ड विथ PbO2, एक लेड की ग्रिड है, इसके चारों ओर PbO2 को लगा दिया है। तो PbO2 प्लस SO4 - 2, ये पूरा नेट रिएक्शन अगर बात करते हो आप। ठीक है, SO4 - 2 क्योंकि PbO2 है ना,
ये इलेक्ट्रोलाइट भी रिएक्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और फाइनल में PbSO4 ही बनना है। तो ये आपका नेट रिएक्शन हो गया। नेट रिएक्शन में इसको रिचार्ज करते हो तो रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको लेड स्टोरेज बैटरी में बस आपको मेन याद रखना है व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड, ठीक है, और ये नेट रिएक्शन, ये 3 पॉइंट्स आपको लेड स्टोरेज बैटरी में याद रखनी होती है, ठीक है। देन इट इज अगेन फॉलोड बाय दूसरा टाइप का है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में भी व्हाट इज एनोड, कैडमियम, व्हाट इज कैथोड, मेटल ग्रिड कंटेनिंग NaO2। पहले जो सेल देखा था हमने लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड लेड, कैथोड लेड पैक्ड विद PbO2। और इधर निकल कैडमियम में ये एनोड है, निकल वाला कैथोड है, यहाँ पे लेड एनोड भी है, कैथोड भी है, कैथोड में प्लस PbO2 भी है, लेड ऑक्साइड भी है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। और इलेक्ट्रोलाइट KOH सोल्यूशन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे H2SO4 सोल्यूशन, यहाँ पे KOH सोल्यूशन, यहाँ पे बेसिक लिया है, वहां पे एसिडिक लिया है उन्होंने, बस डिफरेंस ये है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन निकल कैडमियम एंड lead storage battery. Clear guys? So now before going to corrosion, it is a very simple topic. corrosion बहुत ही सिंपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं इसको। वो जाने से पहले अभी तक जो क्लियर, वो अभी तक जो भी पढ़े हैं वो सब प्लीज, सब चीज क्लियर है आपका? Shall we go ahead with the corrosion? Is everything clear guys? Any questions? क्या कोरोशन पढ़ा, कोरोशन स्टार्ट कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है आपको? देखो बैटरीज में आपको मेन चीज याद रखनी है कौन से टाइप होते हैं। 4 टाइप है, मतलब 2 टाइप ऑफ बैटरीज होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी के 2 टाइप्स, सेकेंडरी के 2 टाइप। सेकेंडरी का कौन कौन सा है? लेड स्टोरेज, निकल वाला। प्राइमरी में ड्राई सेल, और दूसरा कौन सा था आपका प्राइमरी में? ड्राई सेल के साथ था एक और मर्क्यूरी वाला, ठीक है, 2। तो आप इसको आप ऐसे पढ़ लो, ठीक है, बैटरीज आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बैटरी, ठीक है। एक है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 टाइप होती हैं, एक है आपका ड्राई सेल, दूसरा है मर्करी वाला सेल। सेकेंडरी में है आपका सेम लेड स्टोरेज, कैडमियम, निकल। कैडमियम था एनोड, ये था इसका कैथोड। तो बेसिकली आप ऐसा एक टेबल बनाओ, ड्राई सेल का एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कितना दे रहा है, सेम इसका। एंड ड्राई सेल का आई थिंक 1.25 है, ड्राई सेल का 1.25 से 1.5 वोल्ट्स तक था, इसका 1.35 था, है ना, इसका भी। इसका एनोड कैथोड, इसका एनोड था सिर्फ Pb, इसका Pb प्लस PbO2 था, है ना। इसमें कैडमियम था, इसमें NiO2 था निकल O2 में। तो एनोड कैथोड, इसमें सिर्फ मर्क्यूरी अमेलगम थी, जिंक अमेलगम थी, है ना। ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो बेसिकली ऐसा अगर आप टेबल बना दो तो आपको पूरी बैटरी समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे क्या क्या हो रही है, कहाँ पे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। तो सब चीज क्लियर है गाइस? लेट अस स्टार्ट नाउ कोरोजन। तो व्हाट इज कोरोजन? बेसिकली जिसको बोलते हैं कोरोजन, मतलब बेस्ट एग्जांपल आप समझ लो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन को भी आप कैसे समझ सकते हो? जैसे जंग पड़ जाना, आपने एक आयरन नेल या आयरन कील को कुछ बाहर रख दिया, उसके ऊपर काला काला सा जम गया, है ना। ये सारी चीजें जो होती हैं उसके, ये सारी होती हैं आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेसिकली अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं, slow formation of undesirable compounds such as oxides, sulfides, carbonates at surface of metals by reaction with moisture and other atmospheric gases is known as corrosion. Basically अगर मैंने एक आयरन शीट
बाहर नेचर पे रख दिया। यहाँ पे आपका एयर है ना, मॉइस्चर है, बेसिकली जो है हवा से रिएक्ट करती है। O2 हो गया। अब देखो आपके आसपास में जो हवा है, ठीक है, आपके आसपास में जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, ठीक है, बहुत सारी एरियाज, मतलब बहुत सारे पोल्यूटेड, पोल्यूशन तो सभी जगह है ना, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है ना, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी मतलब जैसे हो गया थोड़ा नमी सा, लाइक यू नो, बहुत ही जैसे बरसात पानी गिरने के बाद का जो आपके आसपास का जो होता है मॉइस्चर टाइप, है ना, या नहीं तो आपके आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे हमेशा आपके पसीने इतने गर्मी गर्मी बहुत रहता है, तो ऐसे टाइप के एरियाज में जब आप कोई भी मेटल को बाहर रख देते हो और ये मेटल्स इन सब के रिएक्ट करके यहाँ पे FeO2 ऐसे एक फेरस ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है इसके ऊपर। नहीं तो अगर आप कार्बोनेट्स की बात करो तो आयरन कार्बन FeCO3, Fe2CO4, है ना, Fe2CO3 ना, ये सारी कार्बोनेट्स जो बन जाती हैं, सल्फाइड्स बन जाते हैं, आयरन सल्फाइड, है ना, ये सारी सल्फाइड्स अगर इनकी एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं जिंक। अगर आप जो जिंक के ऊपर अगर आप आयरन की बात करो ना, आप अगर आयरन नेल बाहर रख दिया, उसके ऊपर जो जंग पड़ जाती है ना, वो आयरन ऑक्साइड होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये होती है कोरोशन। तो ये कोरोशन होता क्या है इसके अफेक्टिंग फैक्टर। सबसे पहला रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, अगर ये मेटल रिएक्टिविटी नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं, तो मेटल रिएक्ट कर रहा है वो। दूसरा, बगल में ये सारी गैसेस, ये ऑक्सीजन हो गया, सल्फर SO2 हो गया, है ना, CO2 हो गया, तो ये सारी गैसेस रिएक्ट करती हैं इनसे, एटमॉस्फेयर वाली गैसेस। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, दूसरा प्रेजेंस ऑफ दिस गैसेस, दूसरा प्रेजेंस ऑफ दिस इम्प्यूरिटीज, इधर उधर का डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ये हो जाना, ठीक है। कोई इलेक्ट्रोलाइट आसपास में अगर पानी है, आपने एक मेटल इलेक्ट्रो मतलब मेटल की एक शीट लगा दी, आसपास में कोई पानी है ना, पानी गिरा दिया यहाँ पे, कोई गलती से कोई केमिकल लैब में उसको HCl या फिर कुछ भी एसिडिक सब्सटेंस कुछ डाल दिया उसके ऊपर, है ना, या फिर कुछ बेसिकली कुछ भी डाल दे रहे हो आप उसके ऊपर, तो ये सारी होगी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रेन ऑफ द मेटल। तो बेसिकली ये सारी फैक्टर्स होती हैं अफेक्टिंग कोरोजन। कौन सा? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, presence of moisture gases, presence of impurities, strains in the metal and presence of electrolyte। strains in the metal मतलब मेटल की कुछ खराबी हो, मेटल पे कोई निशान विशान दाग पड़ जाना, ऐसा टाइप का, ठीक है। ये होती है कोरोशन के फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स बेसिकली। तो भाई आखिर में इसका क्या रिएक्शन है वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसकी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो नोन एज कोरोजन सेल एंड इज डेवलप्ड एट द सरफेस ऑफ आयरन, इसको ये भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एनोड जो है आपका प्योर आयरन, कैथोड जो है इम्प्योर सरफेस। तो ये एक नेल है आपके पास, ठीक है, आपकी जो खील ठोक दी बोलते हैं ना, खील वाला, वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एकदम नया नया है, तो एकदम प्योर आयरन का बना हुआ है, तो ये एक्ट करेगा एनोड, ये पूरी चीज एक्ट करेगी आपकी एनोड। बगल में जो मॉइस्चर है, कैथ, ये सब गैसेस हैं, ये सारे एक्ट करेंगे एज कैथोड। और यहाँ पे एक अलग सा ग्रेफाइट का या मीन सॉरी ऑक्साइड्स का, सल्फाइड्स का, कार्बोनेट्स का एक लेयर पड़ जाएगा जो कि इम्प्योर सरफेस होते हैं, वो बाद में कैथोड बनते हैं। तो बेसिकली देखो एनोड की रिएक्शन अगर आप बात करो, ठीक है, एनोड में क्या है, प्योर आयरन है, तो आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा एनोड में ऑक्सीडेशन होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर 2Fe+2 बन जाता है। अब कैथोड में देखो भाई, कैथोड जो है इम्प्योर सरफेस है, वहां पे ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस वगैरह है ना, तो वो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और हाइड्रोजन प्लस बगल में, जैसे यहाँ पे बेसिकली H2 है ना बाहर में, तो यहाँ पे पूरा हवा है, तो ये H प्लस OH माइनस में होंगे, तो ये H प्लस और O2 वगैरह सब इलेक्ट्रॉन्स लेकर बेसिकली नेट रिएक्शन ये बन जाती है, ठीक है। तो आयरन जो है Fe+2 में ऑक्साइड हुआ, आपका ऑक्साइड्स बन जाते हैं, है ना, फिर आपके हाइड्रोजन और वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये हो गया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट भाई, इसको कैसे प्रिवेंट करें, किसी भी रस्टिंग को प्रिवेंट करें। अगर आपने देखा होगा चांदी के जो चांदी का बर्तन हो गया,
है ना, सिल्वर आर्टिकल, चांदी के झुमके, चांदी के जो भी आप इवेंट्स पहन, आई मीन सॉरी, इयर रिंग्स या फिर कोई भी ऑर्नामेंट्स पहनते हो चांदी का, वो काला पड़ जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कॉपर का, अगर है ना, जो पुराने जमाने नहीं बोलते लोग कि भाई कॉपर वाले ग्लास में पानी पीना चाहिए, स्पेशली साउथ के इलाकों में इंडिया में अभी भी काफी जगह पे, पता है आप लोग को, कॉपर की जो ग्लास होती है ना, जैसे ये कॉपर का एक ग्लास है, ठीक है, रात में क्या करते हैं लोग, कॉपर वाली ग्लास या फिर एक लोटा सा ले लेते हैं कॉपर वाला, कॉपर का, और उसमें पूरा पानी डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं, पूरी रात उसको उसमें रहने देते हैं, अगले दिन सुबह उसको उसी पानी को पीते हैं। क्योंकि मतलब उससे क्या बोलते हैं कि उसके वजह से आपकी जो बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सेहत के लिए अच्छा है बेसिकली, ये बोलते हैं। और ये काफी फेमस भी है साउथ इंडियन विलेजेस में, है ना, काफी जगह पे। आई मीन आजकल तो नॉर्थ में भी बहुत कुछ हो गया है, मतलब हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं ये चीज। खास करके आप गांव के इलाकों में आप अपने नाना नानी दादा दादी से पूछोगे तो आप उनको वो बताएंगे। इसीलिए आजकल मार्केट में अगर आपने देखा होगा कॉपर की बॉटल्स काफी फेमस हो रही हैं, कॉपर की वाटर बॉटल्स आ रही है मार्केट में। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी बॉटल्स, ये कॉपर वाली जितनी भी सब्सटेंस होती है ना, अगर आप पूजा का अगर आप यूज करते हो ना, पूजा के इसमें भी, वहां पर भी कॉपर के वो होते हैं बर्तन, कॉपर का जो आइटम्स होते हैं, जिसमें प्रसाद भोग चढ़ाते हो कॉपर के इसमें, है ना, आरती जिससे उतारते हो कॉपर वाले इसमें, तो वो सारी कुछ दिनों बाद हरी ग्रीनिश कलर हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्रीनिश कलर हो जाती है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। ठीक है। आयरन का रस्टिंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। कोरोजन ऑफ वो, मतलब वो जो सिल्वर वाला काले पड़ जाते हैं। अब चांदी के बर्तन, चांदी का एकदम नया नया उसको कितना चमकता है, थोड़े दिन बाद वो थोड़ा काला पड़ जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है कोरोजन का। तो ये सभी चीजों ना होने से कैसे बचाएं? प्रिवेंशन तो भाई सभी को पता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बहुत बड़ा कोट है ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मतलब कुछ गलत होने से पहले ही सावधान हो जाओ ना। गलत या फिर ये कुछ होने का क्या मतलब, आप जैसे अभी अगर हेल्थ के बारे में बात करो, आप डिसीज हो रहे हो, ठीक है, अगर आपकी सेहत खराब हो रही है, आपको पता है, तो खराब होने के बाद उसका ट्रीटमेंट, इलाज कराने से अच्छा पहले से ही ध्यान दो कि खराब ही ना हो, आपकी सेहत अच्छे से रहे। तो वो प्रिवेंशन। तो ऐसे ही आपका चांदी का बर्तन काला होने के बाद पछताने से अच्छा आप उसको सुनार के पास जाके उसको चमकाते हो, पॉलिश करवाते हो, इससे अच्छा घर पहले ही थोड़ा उसको ये कर लो, प्रिवेंशन लगा दो। या मीन थोड़ा टिप घर पे थोड़ा जो टिप्स कर लो, ताकि आपके चांदी वाले अच्छे से रहे और आपका सोनार के पास नहीं जाना पड़े। तो क्या क्या है? तो बैरियर इसका मेन है कोटिंग ऑफ पेंट्स या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोटिंग ऑफ पेंट्स, पेंट लगा दो। आप जब देखोगे आयरन की रेलिंग, घर जब घर नहीं बन, नया नया घर बनता है तो रेलिंग लगती है साइड में, सीढ़ियों के पास रेलिंग लगती है। वो काफी लोग क्या करते हैं, मेटल आयरन की रेलिंग लगवाते हैं। आयरन आजकल जो, चलो एल्यूमिनियम का आ गया, बाकी काफी ग्लास वास का काफी एकदम मॉडर्न हो गया, पर पहले तो आयरन की गेट्स होती थी, है ना। ये सारी गेट्स के ऊपर क्या करते थे, तो लोग पेंट लगा देते थे। पेंट इसलिए करते ताकि वो जंग लग जाए, ये सब। ठीक है। दूसरा एंटी रस्ट सोल्यूशन, बिस्फिनॉल करके एक सोल्यूशन होती है जो एंटी रस्ट होती है, मतलब रस्टिंग के ऑपोजिट वाले प्रॉपर्टीज करती है, वो हो गया, है ना। फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन इन विच मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन बाय कनेक्टिंग इट टू अनदर मेटल विच इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज। मतलब मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, कैथोड में हम, एनोड में ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मेटल सी चीज है, उसको तुम एक और मेटल के साथ कनेक्ट कर दो जो इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये पहले खराब हो, ये खराब ना हो। तो मेन चीज आपका ये तो बच गया, लेकिन ये पहले खराब है। जैसे आपको चांदी का कुछ चीज है, वो किसी और ऐसी चीज में रख दो ताकि वो मतलब कोरोज रस्ट हो जाए और ये सेफ रहे, ऐसा। तो मोस्ट बिस्फिनॉल हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिस्फिनॉल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो कैसे करते हैं, है ना ये। ठीक है। फिर दूसरा ये इंज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, बिस्फिनॉल। बिस्फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये बेसिकली ये दोनों पॉइंट एक ही है, तो आप इस चीज को साथ में पढ़ो। ये यहाँ पे ये हो गया, प्रिंट गलत हो गया, तो ये पूरा पॉइंट ये, दीज आर द बेसिक मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर गाइस?
ऑन समरिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी हैव टू पार्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको नर्नेस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोलरॉश लॉ वो इंपॉर्टेंट है, फिर बेसिक थ्योरिकल जो एनसीईआरटी का थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, वो देख लो आप, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाँ मेन चीज तो आप भूल ही गए, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पूरा, उसकी रिएक्शंस ये सब इंपॉर्टेंट है, एनोड कौन सा है, ऑक्सीडेशन कौन सा है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोसेस कैसे होती है, फिर फैराडेस लॉ, ठीक है। फिर फैराडेस लॉ के बाद बैटरीज, बैटरीज के बाद फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स के बाद कोरोशन। न्यूमेरिकल्स आपके फैराडेस लॉ पे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे इंपॉर्टेंट है, नर्नेस्ट इक्वेशन पे इंपॉर्टेंट है, और कोई भी सेल पढ़ते हो तो सेल की एफिशिएंसी, बैटरीज फ्यूल सेल्स, इनकी एफिशिएंसी वो इंपॉर्टेंट है, कितना वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द एंटायर समरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गाइस। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप इसको पढ़ें और इस पूरे चीज को आप रिवाइज करते रहें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द अपकमिंग सेशंस, विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और किसी को कोई भी चीज डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, लेट्स मीट टुमारो।